नमस्कार, इंडियन एनालिसिस जीत का दावा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को मतगणना होगी। इससे पहले जीत के जो दावे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमपी की 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 पार का दावा भी एक बार फिर दोहराया। शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजनीतिक सफलताओं के शोध का विषय विशेषज्ञों के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति बनेगी। बीजेपी का कहना है कि 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो हमारा जो संकल्प था 10% वोट शेयर बढ़ाने का, वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। बीजेपी एमपी में 68% वोट शेयर हासिल करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार जो कांग्रेस है वो पतन की स्थिति में है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो 12 से 15 सीट जीतेगी। तो लगातार यानी कि 4 जून से पहले जो काउंटिंग है और उसके पहले जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के एजेंडे पर उसने चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो विपक्ष या इंडी गठबंधन ने कोई अपना ऐसा टारगेट सेट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो उसने जिस तरह से कहा कि 12 से 15 सीटें हम जीतेंगे। आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ दावे जो हैं उसके पीछे सिर्फ दावे हैं, कितनी उसकी ज़मीनी हकीकत है, किस तरह से ये चुनाव लड़ा गया, आगे जिस तरह से चुनाव बढ़ा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। खास मेहमानों के पास चलेंगे। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है रोशनी यादव जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोशनी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में। आशीष जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं रोशनी यादव जी आपके पास में आता हूं। जो मेरा आज का विषय है, जिस पर आज हम विश्लेषण और एनालिसिस करने जा रहे हैं, हालांकि ये कोई नया विषय नहीं है, नया विश्लेषण नहीं है, लगातार इस पर चर्चा चुनाव के दरमियान भी हुई। मध्य प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इंतजार अब मध्य प्रदेश को है 4 जून का। हालांकि अभी एक चरण और बाकी है जो 1 जून को है, जब वहां पर वोटिंग होगी। 7वां चरण वो है। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस ने कहा 12 से 15 सीट आप मानकर चल रहे हैं। किस इस दावे के पीछे रोशनी जी कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे तर्क हैं? हालांकि जनता ने तो अपना काम कर दिया है और दोनों तरफ से जिस तरह से युद्ध लड़ा, जनता ने किस रूप में उसको रिएक्ट किया तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी वक्त है, इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इन दावों के पीछे आखिर कौन सी ऐसी चीजें रही हैं कांग्रेस की तरफ से जिससे लगता है कि नहीं, एक सीट थी, अब हम 12 से 15 में पहुंच रहे हैं? रोशनी जी। सबसे पहले मेरे ING 24 के सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार और राजेश जी और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश और पूरा देश ही नहीं, आज हम सब जो है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, इस देश में बेरोजगारी, जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठे वादे किए देश के युवाओं से, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, तो हमने ठोस मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। और आपने वही देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन रही है। अनावश्यक सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे बयान प्रधानमंत्री के मुख से आपने सुने होंगे, लेकिन हम हमेशा, चूंकि आज महंगाई की जो मार झेल रहा है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, किसान की दोगुनी आय करने का वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसको वो कहीं आपको पूरा नजर दिखाई नहीं देता। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है, इस बात पर चुनाव लड़ा। आज आपने देखा कि दलित अत्याचार में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल निडर होके, बेचैन होके, और माफिया राज यहां पर चल रहा है।
तो आज जो भ्रष्टाचार, करप्शन और इन चीजों को लेकर के हमने क्राइम, इन्हीं सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है और रोशनी जी, न्याय एक की चीज और बात है, कही है। एक चीज और है, ठीक है, तमाम सारे मुद्दे थे और स्थानीय मुद्दे हों या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, तमाम सारे मुद्दे रहे, लेकिन मेरे सवाल इस बात इसको लेकर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए, आज जिस तरह से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दोनों थे, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर जो चीजें रही हैं उसका जिक्र किया। वो कह रहे हैं हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और उन्हें विश्वास है कि वो 10% वोट शेयर बढ़ेगा, 68% तक हम वो वोट शेयर को ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी चीजें कांग्रेस में चुनाव के दरमियान पहले से देखने को नहीं मिली कि संगठन स्तर पर किस तरह से वोट शेयर बढ़ाना है, किस तरह से और बेहतर करना, ये चीजें दोनों में डिफरेंट दिखी हैं। रोशनी जी, देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले ही हमारे प्रभारी जितेंद्र भंवर जी मध्य प्रदेश में आए थे, क्योंकि जो विधानसभा का रिजल्ट रहा था और जिस प्रकार से सी वोटर्स का सर्वे था और जो एक प्रोडिक्शन था कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बैलेंस रहेगा, लेकिन जो शॉकिंग रिजल्ट आया उसके बाद पूरी कार्यकारिणी को निरस्त किया। लेकिन चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव आने थे, उसी पुराने संगठन पर विश्वास किया और हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करके और संगठन में एक नई ऊर्जा फूंकी और पूरे संगठन ने जमीन पे काम किया, चाहे वो बूथ के कार्यकर्ता चलिए हो, रोशनी मंडल जी, आता सेक्टर हूं के दोबारा आपके कार्यकर्ता पास हो। में, आता लेकिन हूं उसी आज जमीन की बात कर रहे हैं। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं उसी ने भी इसी बातों का जिक्र किया कि किस तरह से उसने रणनीति बनाई थी, वो रणनीति सफल होती ही उसको दिख रही है हर पोलिंग बूथ पर, जिस तरह से उसने अपने पोलिंग के जो प्रमुख थे उनको तैनात किया। मैं प्रियंका जी के पास में आता हूं। प्रियंका जी, आप 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, अब की बार 400 पार का आंकड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की एमपी की जो जीत होगी वो विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय होगी। नहीं लगता कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, अति आत्मविश्वास तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? आप कह रहे क्लीन स्वीप करेंगे, 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, आप कई सीटों को गिन ही नहीं रहे जिस पे कह रहे, जिस पे जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे वो मुरैना की सीट हो, चाहे सतना की सीट हो, धार की सीट हो, छिंदवाड़ा की सीट हो, कि वहां पर मुकाबला जिस तरह से रहा है, कांग्रेस मान के चल रही है सीटें हम जीतेंगे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग अलग मॉड्यूल्स में हमेशा तैयारी करती रहती है। अगर हम बात करें केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार जो हमें नीति निर्देश उनके मिलते रहते हैं, जिसमें अलग अलग समय पे हमने अलग अलग अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। जिसे अगर हम करें गाँव चलो अभियान, लाभार्थी नवन अभियान, या आखिरी में जो चला था हमारा बूथ विजय संकल्प अभियान, जिसमें हम लोगों ने हर बूथ स्तर पर त्रिदेव की रचना करी। त्रिदेव की रचना के बाद पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियां जिस प्रकार से बनाई गई, लास्ट में जिस हिसाब से जब देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज के ऊपर फोकस करना है, तब जागरण टोली जैसा तक निर्माण करके लोग सुबह से अपने कार्य क्षेत्र में कार्यकर्ता घर घर जाकर के अपने वोटर्स को जगा रहे थे और वोटिंग स्थान तक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वोटिंग स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे और सुचारू रूप से अपना कार्य संपादित कर रहे थे। जब इस प्रकार की बार रूम बना करके जब मॉनिटरिंग की जाती है और एक एक चीज़ों का वैल्यूएशन किया जाता है, तो ये जो एक संयुक्त प्रयास होता है, इस संयुक्त प्रयास के आधार पर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 10% जो हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का हमारा संकल्प था, जिसमें महिला मोर्चा हो, चाहे हमारे युवा मोर्चा हो, या अगर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हो, सभी ने जब सामूहिक प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम हमने विधानसभा में भी देखा। और उसी के परिणाम के आधार पर अगर आज और उसी योजना के आधार पर आज हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल निश्चित तौर पे खिलेगा और ये जीत होगी हमारे संकल्पित जो हमारे प्रयास होते हैं उसकी, ये जो जीत होगी जनता के विश्वास की और हमारे किए गए कार्यों की। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा 10% वोट बढ़ा है, वो कांग्रेस कह रही है, आप कह रहे हैं कि आज इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, आपने कहा कि 10% वोट शेयर बढ़ा है, 68% तक हम पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस कह रहे कि आपको ये अभी से कैसे मालूम पड़ गया? अभी तो 4 जून भी नहीं आई है, अभी रिजल्ट भी नहीं आए हैं और आप आंकड़े बताने लगे हैं। बोले इसीलिए तो ये शंका पैदा होती है ईवीएम को लेकर।
ये शंका इसलिए पैदा होती है इन्हें क्योंकि इनकी कार्यपद्धति में और भाजपा की कार्यपद्धति में बहुत अंतर है। अगर हम देखा जाए तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि पन्ना प्रमुख त्रिदेव और पन्ना समितियां, जब उनको 30 लोगों की लिस्ट दी जाती है, वो उस वोटर लिस्ट को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कितने लोग आज रह रहे हैं, कितने पलायन कर चुके हैं, कितने दूसरे शहर में निवास कर रहे हैं, किनका नाम कट चुका है। जब इन सब चीजों का वैल्यूएशन किया जाता है माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से, तो हमें बहुत सी स्थिति क्लियर हो जाती है कि हमारा कितना वोटर वोट डालने पहुंच पाया है, कितना वोटर अनुपस्थित रहा है। ये सब जब रिकॉर्ड आपका टैली किया जाता है, जैसे कल ही हमारी एक समीक्षा बैठक थी लोकसभा स्तर पर। अब लोकसभा स्तर पर जब बैठकें हो चुकी है, प्रदेश स्तर पर भी समीक्षा बैठक होना बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसके आधार पे जब वैल्यूएशन करते हैं, तब हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहते चलिए हैं प्रियंका जी, कि आता हूं 29 दोबारा आपके कमल की पास में माला आता हूं। वो वरिष्ठ पत्रकार चढ़ाएंगे। आशीष दुबे जी हमारे साथ में, आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, इन किस रूप में देखें इन दावों को? हालांकि फिर मैं वही कहूंगा कि अभी वक्त है और 4 का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन दूसरी दोनों तरफ से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अब की बार 400 पार, 29 में से 29 हम जीतेंगे, लेकिन अगर हम उसके मुकाबले कांग्रेस को देखें तो शुरू से वो कम अपने आप को आंक कर चली है। अरे ठीक है, जब टारगेट लेना था तो फिर 12-15 सीटें क्यों? आप भी कह सकते थे कि नहीं हम भी 25 सीटें जीतेंगे, हम भी 26 सीटें देखेंगे। क्या कहीं ना कहीं इन चीजों का, इस तरह के टारगेट का मनोवैज्ञानिक असर भी खासतौर पर कार्यकर्ताओं नेताओं में पड़ता है? और इसमें भारतीय जनता पार्टी, भले अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे निकली रही है पूरे चुनाव में। देखिए क्या है कि मतदान की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उस वक्त यह जो प्रचार चलता रहता है, एकाध चरण हो जाता है, अगर चुनाव होना है, तब इस तरह के नारे मुझे लगता है ज्यादा लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो है एनर्जी पैदा करती है। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है, अब तो 4 दिन बाद नतीजे आने हैं, तो नतीजों को लेकर के जो अनुमान है, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर तो ये जो है ठीक है, एक भावना पैदा करने वाली एक स्थिति यहाँ है, क्योंकि चुनाव के पहले हम कैसे कह सकते हैं कि ये जैसा आज भाजपा ने दावा किया कि 10% वोट बढ़ेगा, 68% वोट उनका आएगा और 80% बूथ पर वो जीतेंगे। तो ये बड़ा आंकड़ा है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन हम अगर जिस तरह से लोग राजनीतिक दल जो है वो मैनेजमेंट की बातें करते हैं, तो उससे अलग हटके भी हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने मेहनत का दावा किया है कि हम लोगों ने इस तरह मेहनत की, उस तरह, तो उन्होंने उसको लक्ष्य बना के किया कि 10% वोट बढ़ाना है, हर बूथ पर कुछ वोट बढ़ाना है। 370 तो हर बूथ पर बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो आंकड़ा तो इतना हो जाता है कि देश भर में कुल वोटों से के करीब पहुंच जाता है, तो वो तो नहीं है। लेकिन उन्होंने वोट बढ़ाने की कोशिश की, तो उस आधार पर उनका आकलन माना जा सकता है कि वो उनका आकलन है। यदि और जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कहती है हम 7, 8, 10 जीतेंगे या जो जीतेंगे, तो कांग्रेस थोड़ा सा अपन ये ऐसा एनालिसिस में चीजें आती है कि कांग्रेस को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस प्रभाव को, उस उतनी बड़ी चुनावी मशीनरी को और वो जो जिस लेवल में मुकाबला हुआ उसको काट पाई है। तो उसको ये है कि जो उसकी 4, 5, 6 सॉलिड सीटें हैं जो उसको सर्वे में या जो विधानसभा चुनाव में जहां उसको लीड मिली थी, उम्मीद मिली थी, तो वो उस आधार पर उनका जो वो सीटें जो बोल रही है वो उस आधार पर। तो मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में चूंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस को जो है भाजपा से काफी शिकस्त झेलनी पड़ रही है और लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा हुआ है ये, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की स्थिति हो सकता है और सारे राज्यों से ज्यादा बेहतर हो। लेकिन ये सिर्फ अभी अनुमान है, स्पेकुलेशन है, क्योंकि देखिए विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंतर में फर्क जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत जिस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ है, वो चीजें जो है उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि उसकी कोई भूमिका ही नहीं। या तो वो पूरा मतदान प्रतिशत, यदि हम भाजपा के दावों को माने तो ये जो मतदाता जितने भी हैं, या तो पूरी तरह से भाजपा के लिए वोट हुआ है या फिर वो डबल माइंड हुए हैं। तो इसलिए ये मतदान प्रतिशत जो बताता है कि वो जो राजनीतिक दल जिस तरह की हवा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उस तरह की हवा की सिर्फ ये चर्चा है। मुझे लगता है कि सब जगह इस बात की हवा है कि उनकी हवा है या इनकी हवा है, लेकिन मतदाता की हवा किस तरफ है, मतदाता का रूप क्या है, मतदाता ने क्या किया है, जो उसका मत प्रतिशत बताता है। इसलिए
ये जो चुनाव है या इसका नतीजा है, ये ज्यादा दिलचस्प है, या तो बिल्कुल पूरी तरह ज्यादा दिलचस्प एक है, तरफ और इसीलिए हम या फिर उस जो है दिलचस्प बहुत बड़ा किस तरह से दिलचस्प रही हैं चीजें उसी पे हम जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर रोशनी जी के पास में आता हूं। रोशनी जी, देखा हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान देखा कि कांग्रेस लगातार शुरू से ये कहती रही कि नहीं, हम सरकार बना रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और कहीं ना कहीं भले परिणाम कुछ भी आए हों, जब फाइनल रिजल्ट्स आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनोबल रहा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, वो हाई रहा। दूसरी तरफ अगर इस बार देखें कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य की लगातार बात करती रही, लेकिन कांग्रेस शुरू से जिस तरह से सिलेक्शन में बैकफुट टाइप की देखी कि आप शुरू से ये मान के चलते रहे कि नहीं हम 10-12 सीटें ही जीतेंगे, क्या कांग्रेस क्यों अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं कर पाएगी? नहीं ठीक है, जब मैदान में है तो एक बड़ा लक्ष्य क्यों कांग्रेस उस पर बड़े लक्ष्य की बात क्यों नहीं कर पाई, क्यों चर्चा नहीं कर पाई, क्यों वो मैसेज अपने कार्यकर्ताओं नेताओं तक कन्वे नहीं किया कि नहीं इस बार हम पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं, नया हमारा कलेवर है, नया नेतृत्व है, नए हमारे तेवर हैं? एक बड़ा लक्ष्य की चर्चा क्यों नहीं की कांग्रेस ने? देखिए राजेश जी, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2014 का चुनाव देखेंगे और 2019 का देखेंगे, और अभी आपने जो ईवीएम पे कांग्रेस के विचार को लेके संशय की बात की, तो देखिए ये संशय हमेशा रहेगा, क्योंकि आप चंडीगढ़ का दृश्य याद कर लें, इधर आप इंदौर का दृश्य याद कर लें, खजुराहो देख लें, सूरत देख लें, तो ये जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने का जो गुरूर और घमंड अपने आप में बनाए हैं, तो ये भी एक कारण है। और लगातार जब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाकर के जो काम करना शुरू किया है, तो हमने जहां तक मुद्दे पहुंचाए हैं, या एक सर्वे के तहत या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर्वे के तहत जहां जहां हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, चाहे वो छिंदवाड़ा की बात हो, कॉन्फिडेंशियली हम कहते हैं कि हम वहां बिल्कुल जीतेंगे, रतलाम हो, राजगढ़ हो, मंडला हो, ग्वालियर की बात करें, और ऐसी तमाम सीटें, तो उसके चुनाव लड़ने के बाद एक जो फीडबैक निकाला जाता है बड़े नेताओं के बीच में बैठ के, कार्यकर्ताओं की, आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने अपनी मीटिंग की थी पीसीसी कार्यालय में, तो जो एक सकारात्मक रूप से जो मुद्दों पे जमीनी हकीकत को, ये कि हवा में बातें नहीं करते, आज ये 400 सीट की बातें करते हैं। आप बताइए, साउथ इंडिया को आप देख लीजिए, तमिल की बात कर लीजिए, केरल, कर्नाटक, इनको कहाँ सीटें मिल रही? ये कॉन्फिडेंट हो सकते हैं उत्तर प्रदेश इनके पास है, मध्य प्रदेश पूरा इनके पास है, उत्तराखंड इनके पास है, ये यहां से भी जब इनकी जमीन खिसक रही है, तो ये 400 सीटों पे कैसे 400 सीटों की दलीलें हाँकते रहते हैं, झूठी हवाई बातें करते रहते हैं? तो इनको भी जमीन पे उतरना, ये केवल और केवल एक मानसिक सुगुटा फूकने का काम करते हैं, ताकि लोगों में झूठ को बार बार ऐसा झूठ बोला जाए ताकि इंसान के दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि 400 जीतने वाले। आज मोदी जी जो है अनशन पे बैठने गए हैं, वो क्या बोलते, साधना कर रहे हैं, हाँ, तब साधना पे। अब आप बताइए कि साधना करने गए हैं, तो मीडिया वालों को उनको साधना की दिखाने की क्या जरूरत है? आपने देखा है कि कितने एंगल में कैमरे को मोड़ा जा रहा है, और आज मैं आपके चैनल पर देख लीजिएगा, मोदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं ना, बनारस में, बनारस का आपने पिछला समीकरण देखा होगा, बनारस में 3.5 लाख से ऊपर मुझे लग रहा है मुस्लिम है, 1.25 लाख के आसपास कुर्मी है, भूमियार है, यादव है। इस तरह का अगर एक समीकरण देखा जाए, उस समय अलग अलग प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे थे बनारस के। तो अभी तो मोदी जी की बनारस में हवा टाइट है, उस पर भी ये जो है 100% नहीं कह सकते। और आपने मध्य प्रदेश के भी पहले, दूसरे, तीसरे चरण का चुनाव देखा है, हवा टाइट है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस की हवा टाइट है, रायबरेली से सोनिया गांधी जी नहीं लड़ी, और इस बार राहुल गांधी को वहां से लड़ाया गया, अमेठी से आपका कोई नहीं दिखा। मैं प्रियंका जी से जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी, सबसे पहले किसी के ध्यान पर, चिंतन पर भी अपनी विकृत मानसिकता प्रस्तुत करने का जो आपका स्वभाव है, इस पर खुद आपके ही नेता लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट पढ़ लीजिए। रोशनी जी, आप मुझसे पुरानी नहीं है कांग्रेस में, और मीडिया में दिखावा करके चिंतन नहीं होते, थोड़ा योग का भी सम्मान करिए, आप ध्यान का भी सम्मान करिए। रोशनी जी, प्रियंका जी का जवाब आ जाए दीजिए। रोशनी जी, जो हमारा डिबेट का पैटर्न है, रोशनी जी, बन चलता है तो बेहतर रहता है। आपको पूरा मौका दिया, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। प्रियंका जी जारी रखिए, वक्त की कमी है चूंकि। प्रियंका जी,
तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से ये लोग बार बार जो दावा करते हैं, तो अगर हम पुराना अगर लेख पढ़ने बैठे तो अगर आपने 2014 से पहले जो आपकी महंगाई दर 10% हुआ करती थी, आज कोविड पैंडेमिक के बाद भी 6% से भी जो कम है उसको भी जनता ने देखा है। अगर आप इधर उधर की बात ना करें तो बेहतर होगा। जिस तरीके से कांग्रेस एक बहुमत की पार्टी होकर सरकार बनाती थी, आज क्षेत्रीय दलों के ऊपर निर्भर हो गई है। ये आपकी विफलता है, ये सफलता, इसका आकलन आपको स्वस्थ मानसिकता के साथ करना चाहिए। इसके बाद भी अगर हम बात करने चाहें, आपने कहा 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने किए गए कार्यों के साथ, अपने किए गए प्रयासों के साथ, और जिस प्रकार हर तबके को साथ में लेकर के विकास की नई गाथा आज भारतीय जनता पार्टी लिख रही है, इस प्रगति पथ पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इसी के माध्यम से जन आशीर्वाद की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें निश्चित तौर पर विधानसभा में भी मिला, और आज भी हमको पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर। और आपने जैसे चर्चा करी, कितना हास्यास्पद है, इसका आकलन आपको ये सोच के करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। आज आप कहती हैं कि इंदौर की घटना, आप अपने खुद के प्रत्याशी से इतने संपर्क में नहीं थे कि आपको नहीं मालूम था कि वो आपको छोड़ के जाने वाला है। आपका प्रत्याशी जब खजुराहो से फॉर्म भरता है, वो अपना फॉर्म सही से चेक नहीं करता, जबकि वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चुनाव प्रक्रिया नहीं मालूम है। तो ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। आपको इस पे मंथन करना चाहिए कि आप ऐसे अनाड़ियों के, आप सूरत की बात करते हैं, आप प्रस्तावक के संपर्क में नहीं रहते हैं और वो प्रस्तावक बाद में नहीं पहुंचता, आप उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते हैं। यहाँ आकलन आपको आपकी आत्मीयता पे, आपके कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन पर, उनके संबंधों पर, उनसे संपर्क पर आपको चिंतन करना चाहिए कि आपके ही लोग जब आपको छोड़ के जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और इतना ज्यादा पलायन किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के चलिए समय पर प्रियंका नहीं जी, हुआ मुझे लगता है कि 4 जितना जून के जीतू बाद पटवारी तमाम जी के सारी समय चीजें हुआ। आज दिखेंगी। जीतू पटवारी जी, चलिए प्रियंका हारू जी, पटवारी मुझे लगता है साबित 4 हो रहे जून हैं, के बाद आप पे इस तमाम पर सारी मंथन चीजें करना दिखेंगी। चाहिए। अंत में आशीष दुबे साहब के पास एक बार फिर आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज कह रही थी कि जो चीज़ें निश्चित तौर पर अगर हम विधानसभा चुनाव देखें, किसी ने इतना प्रोडक्ट नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस स्तर तक पहुंचेगी, लेकिन वो 163 तक वहां पर पहुंची। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि बढ़ेगा हमारा और 60 तक हम पहुंचेंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी जीत विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय होगी। अगर वाकई ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इन चीज़ों में तो एक मॉडल बनेगा कि संगठनात्मक स्तर पर जो चीज़ें हुई हैं वो किस तरह से हुई हैं और किस तरह से उसको अमल में पार्टी ने संगठन से उसमें लाया है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश में जैसा कि आज दावा किया गया और वो उस दावे को अचीव करती है भाजपा, तो निश्चित तौर पर ये स्टडी केस की तरह होगा कि ये संगठन किस तरह काम करता है या जो भाजपा का चुनाव का मैकेनिज्म क्या है, उसको निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान जाएगा। और वैसे भी मध्य प्रदेश जो है भाजपा की लेबोरेटरी कहा जाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इन दो जगहों पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद भाजपा यहाँ कर सकती है और लगता भी ऐसा है कि काफी अच्छा रिजल्ट वो यहाँ से ले पा रही है। लेकिन जिस तरह का भाजपा ने लक्ष्य निर्धारित किया, एक पहली बात तो बहुत कठिन लक्ष्य था, दूसरा जो 58 से 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य था वो कठिन था। दूसरी बात जो है कि अब जो केंद्र में जो सरकार है उसको 10 साल हो चुके हैं, तो इन 10 सालों में जब मतदाता वोट करता है तो निश्चित तौर पर किसी भी दल का, सरकार का मामला जब वोट करता है तो बहुत सारे प्लस माइनस, अच्छा बुरा बुरा भाग सब लगा के देखता है। तो वो चीज जो है थोड़ा सा अन्य राज्यों में मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं उन चीजों से ज्यादा जूझना पड़ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी देखिए 2009 में जब कांग्रेस ने लोकसभा और उसके ठीक 3 महीने पहले पूरी तरह से विधानसभा चुनाव हारी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, उसके बाद भी 13 सीट लाई थी ठीक 4 महीने बाद के चुनाव में। तो अभी भी जो है मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ही कांग्रेस पूरी तरह हारी। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है, नया संगठन है कांग्रेस में, भाजपा के पास एक पुराना संगठन है, सरकार है, बहुत सारे अपर हैंड है उसके पास। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट जो है वो जो दावे होते हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन चौंकाने वाला हो सकता है
दोनों तरह से। चलिए, चौंकाने वाला हो सकता है, दोनों चीजें बिल्कुल। आशीष जी, आपने कहा कि चौंकाने वाला निश्चित तौर पर हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर लेती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही है, कांग्रेस उस स्तर तक पहुंचती है तो ये भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चौंकाने वाली ही बात होगी कि आपके पास एक सीट थी और आप इस अंकगणित तक पहुंच रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा, क्योंकि जिस तरह से जीत के जो दावे किए जा रहे हैं, हालांकि अभी तो ये दावे हैं, दावों में कितना दम है 4 जून को जब नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएगा, तभी ये फाइनल होगा, क्लियर होगा कि जो दावे किए गए थे वो कितने सच या उस सच्चाई के कितने करीब वो दावे पहुंचे हैं। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कह दिया था एनालिसिस की शुरुआत में ही कि काउंट डाउन शुरू हो चुका है, और काउंट डाउन पहले की ये चर्चा है, और लगातार जो जीत के दावे किए जा रहे हैं, देखना होगा किसके जीत के दावों में कितना दम है। आई एनालिसिस बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।